अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज हम 50 प्लस ऐसे एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट पीरियड एमसीक्यूज़ हैं ऑन टॉपिक पाक इंडो हिस्ट्री। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होने वाले हैं आपके, इनको हम एक एक करके डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी बहुत सी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ पे वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहेंगी। फर्स्ट पे है कि द तुगलक डिनेस्टी वाज फाउंडेड इन इंडिया। इनकी जो तुगलक डिनेस्टी थी वो कब फाउंड की गई थी इंडिया में, तो 1320 में की गई थी। नंबर 2 पे है कि विच मुगल एम्पीरियर ट्रांसफर द मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। कि कौन सा जो मुगल एम्पीरियर था जिसने जो मुगल कैपिटल था उसे आगरा से दिल्ली में ट्रांसफ़र किया था, तो वो था शाहजहाँ, जिसने जो था कैपिटल को जो था वो आगरा से दिल्ली में ट्रांसफ़र किया था। नंबर 3 पे है कि एंथनी मैकडोनल्ड वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ, के जो एंथनी मैकडोनल्ड जो था एक लेफ्टिनेंट गवर्नर था किस चीज़ का, तो वो था यूनाइटेड प्रोविंसेस का। नंबर 4 पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट फर्स्ट एंग्लो मिसोर वॉर। कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है एंग्लो मिसोर वॉर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो सब फॉल्स हैं। नंबर 5 पे है कि विच गवर्नर जनरल डिसाइडेड टू मेक इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। कि कौन सा जो गवर्नर जनरल था जिसने जो डिसाइड किया था कि जो इंग्लिश है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे इंडिया में जो है वो होगी, तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। नंबर 6 पे है कि द पीपल ऑफ इंडिया एगिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ सीमन कमीशन बिकॉज, के जो इंडिया के लोग थे उन्होंने क्यों प्रोटेस्ट की थी, क्यों आर्ग्यू कर रहे थे वो सीमन कमीशन के खिलाफ। तो इसका रीज़न था कि देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द सीमन कमीशन, कि क्योंकि जो सीमन कमीशन था उसमें कोई भी जो इंडियन मेंबर था वो शामिल नहीं था, तो इसीलिए वो जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। नंबर 7 पे है कि द ब्रिटिश एटीट्यूड टूवर्ड्स ग्रांटेड इंडिया इंडिपेंडेंस चेंज पार्टली ओविंग टू द, के जो ब्रिटिश का एटीट्यूड था इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए वो चेंज हो गया, तो उसका वो रीज़न क्या है। तो यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो सारे रीज़न थे, जिनमें इंक्लूड है कि चेंजिंग इन दी गवर्नमेंट ऑफ द यूके, कि जो यूके की गवर्नमेंट है उसमें चेंज आ जाएगा, और वर्ल्ड वॉर 2 का जो इम्पैक्ट है जो उसका असर है वो होगा। रेट पे है कि द सिंगल बिगेस्ट आइटम ऑफ ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वॉज, कि जो ब्रिटिश की इन्वेस्टमेंट थी जो कि सबसे जो कैपिटल सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी वो उन्होंने किस चीज़ में की थी इंडिया की, तो वो रेलवेज थे जिसमें जो ब्रिटिश की थी सिंगल बिगेस्ट जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी वो की थी उन्होंने। तो इसके बाद है नंबर 9 के ऊपर कि हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। के इनमें से कौन सा है जिसने जो था रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की जो थी वो बनाई थी, तो वो था विलियम जोन्स। नंबर 10 पे कि हु फाउंडेड मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी इन 1863। कि किसने मोहम्मदन लिटरेरी जो सोसाइटी थी 1863 में फाउंड की थी, तो वो था नवाब अब्दुल लतीफ़, जिसने 1863 में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी बनाई थी। नंबर 11 पे है कि एक्ट ऑफ 1935 कंसिस्टेड ऑफ हाउ मैनी सेक्शन, कि जो एक्ट है 1935 को कितने जो सेक्शंस पे मुश्तमिल है, तो वो 321 सेक्शंस पे मुश्तमिल है। नंबर 12 पे कि द डेलिब्रेशन ऑफ एक्ट 1935 प्रिपरेशन वाज प्रिंटेड ओवर हाउ मैनी पेजेस, कि जो एक्ट था 1935 का उसकी जितनी भी प्रिपरेशन थी वो कितने पेजेस के ऊपर जो है प्रिंट ओवर हुई है, कितने पेजों पे मुश्तमिल है, तो 326 पेजों पे है। नंबर 13 पे कि एक्ट ऑफ इट 1935 कॉन्टेन्ड हाउ मैनी शेड्यूल्स, कि जो एक्ट है 1935 का उसमें कितने शेड्यूल्स पे जो है वो मुश्तमिल है, तो 10 शेड्यूल्स पे मुश्तमिल है। नंबर 14 पे है कि एक्ट ऑफ 1935 कंटेन हाउ मैनी पार्ट्स, की जो एक्ट है 1935 का उसके कितने पार्ट्स है, कितने पार्ट्स पे वो कंटेंड है मुश्तमिल है, तो 14 पार्ट्स पे है। नंबर 15 पे कि द फर्स्ट एम्पायर ऑफ तुगलक डिनेस्टी, के जो पहला एम्पायर था तुगलक डिनेस्टी का वो कौन था, वो था घियासुद्दीन तुगलक। नंबर 16 पे कि सर सुल्तान अहमद शाह द आगा खान हेडेड द हिस्टोरिक शिमला deputation which successfully presented Muslim demands on 1 अक्टूबर 1906 बिफोर। जो सुल्तान अहमद शाह था, आगा खान जो था, उसने हिस्टोरिक जो शिमला डिप्यूटेशन में उसमें सक्सेसफुली जो मुसलमानों की डिमांड्स थी उससे 1 अक्टूबर 1906 में जो था वो पेश किया था। तो उससे पहले तो उसने लॉर्ड मिंटो से पहले जो था इन्हें पेश किया था
मुसलमानों के मुतालबात को 1 अक्टूबर 1906 में 17 पे है कि डेली प्रपोजल वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर, की जो डेली प्रपोजल था वो किस साल में जो था वो पब्लिश हुआ था, नुमाया हुआ था। तो 1927 को जो था पब्लिश हुआ था। नंबर 18 पे कि द फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट वॉज, कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो पहला उर्दू न्यूज़पेपर था वो कौन सा था, तो वो था जामे जहां नुमा, पहला न्यूज़पेपर जो था इंडियन कॉन्टिनेंट में। नंबर 19 पे कि व्हेन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन शॉर्ट AIML सेलिब्रेटेड विक्ट्री डे, के जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उन्होंने कब जो था वो फतह का दिन मनाया था, विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया था, तो उन्होंने जनवरी 1946 को किया था। नंबर 20 पे है कि अंडर विच स्कीम डिड मुस्लिम लीग स्टैंडर्ड द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स, के कौन सी स्कीम के अंदर जो मुस्लिम लीग थी उसने सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए जो डिमांड थी उससे वो पीछे हो गए थे, तो वो था दिल्ली प्रपोजल 1927 का। 21 पे के विच पॉलिटिकल पार्टी वाज इन पावर इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस नाउ KPK एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, के कौन सी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो पावर में थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, जो कि अब KPK के नाम से जाना जाता है, खैबर पख्तूनख्वा के नाम से। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो वो कांग्रेस थी जो सबसे पावरफुल थी पॉलिटिकल पार्टी उस टाइम पे। नंबर 22 पे है कि हु वाज द विक्रोय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, के हमसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सा वायसराय था, विक्रोय था इंडिया का उस टाइम पे जब इंडिया छोड़ो की जो थी वो तहरीक चली थी, तो वो था लॉर्ड लिंगलिथगो। नंबर 23 पे है कि व्हेन डिड शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड, की जो शिमला कॉन्फ्रेंस थी वो कब हुई थी, तो हुई थी 1945 को। नंबर 24 पे कि हु प्रेजेंटेड लाहौर रेजोल्यूशन, जिसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, ऑन 23 मार्च 1940, कि किसने जो थी वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940 को जो थी वो प्रेजेंट की थी, पेश की थी, तो वो था AK फजलुल हक जिसने वो पेश की थी। नंबर 25 पे है कि इन मार्च 1942 हु केम टू सब कॉन्टिनेंट विद सम प्रपोजल टू सॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स, के मार्च 1942 को कौन जो था वो सब कॉन्टिनेंट में आया था कुछ मकासद के साथ कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, तो वो था स्टैफर्ड क्रिप्स। नंबर 26 पे है कि इब्राहिम लोदी वॉज डिफीटेड बाय डैश इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, के इब्राहिम लोदी जो था उसने किससे शिकस्त खाई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, तो वो था बाबर, जिसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी पहली पानीपत की जंग के अंदर जो कि 1526 को हुई थी। नंबर 27 पे कि हु स्पोर्टेड पैन इस्लामिज्म इन द सब कॉन्टिनेंट, की कौन जो है वो पैन इस्लामिज्म को सब कॉन्टिनेंट में सपोर्ट करता था, तो था सर सैयद अहमद खान। नंबर 28 पे कि बाउंड्री कमीशन वॉज हेडेड बाय, की जो बाउंड्री कमीशन था वो किसके जो था अंडर था, कौन उसका हेड था, तो वो था साइरल रेडक्लिफ जो कि हेड कर रहा था बाउंड्री कमीशन को। तो नंबर 29 पे है कि नवाब अब्दुल लतीफ़ फाउंड द मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी इन अप्रैल 1863 एट, के जो नवाब अब्दुल लतीफ़ था जिसने जो थी मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी अप्रैल 1863 को फाउंड की थी, वो कब किस मतलब किस सिटी में की थी, तो था कलकत्ता जो कि इंडिया में है। नंबर 30 पे कि हिंदू स्टार्टेड स्वैडिशी मूवमेंट इन 7 अगस्त 1905, द मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट, कि जो हिंदूज थे उन्होंने स्वैडिशी मूवमेंट की थी स्टार्ट तहरीक शुरू की थी अगस्त 1905 को, वो किसके खिलाफ थी वो मूवमेंट जो स्टार्ट की थी हिंदुओं ने स्वैडिशी मूवमेंट जिसे कहते हैं, तो वो ब्रिटिश के खिलाफ थी। नंबर 31 पे के बीच हिंदू लीडर स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, के कौन सा जो लीडर था जिसने जो थी तहरीक चलाई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ, तो वो था सुरेंद्र नाथ बनीजी। नंबर 32 पे के नेम द सिटी विच वाज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ एगिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, वो कौन सी सिटी है जो कि सेंट्रल पॉइंट एगिटेशन का जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ है, तो वो है हैदराबाद। नंबर 33 पे है कि उर्दू डिफेंस एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन अगस्त 1900 इन डैश सिटी, कि जो उर्दू डिफेंस एसोसिएशन थी जो कि फाउंड की गई थी ये अगस्त 1900 में वो किस सिटी में की गई थी, तो था लखनऊ। 34 पे कि द सिस्टम ऑफ डीआरसी वाज इन ऑपरेशन फ्रॉम 1921 टू, कि जो सिस्टम था डीआरसी का ऑपरेशन था जो किस डेट से किस
तक, मतलब किस ईयर से किस ईयर तक चला था, तो था 1921 टू 1937 तक चला था वो। नंबर 35 के ऊपर है कि अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द स्टेट्समैन हु वाज स्worn इन एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जो कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि अभी भी चल रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कौन सा सियासतदान था जिसने सदर के तौर पे हल्फ उठाया था, तो वो था फजल इलाही। नंबर 36 पे के अंडर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद शाह आलम टू गॉट द डिस्ट्रिक्ट्स इफकोरा एंड इलाहाबाद एंड वाज आल्सो गिवन एनुअल पेंशन ऑफ रुपीस 2.6 मिलियन इन रिटर्न ऑफ हिज फेवर विच एरियाज वर गिवन टू द ब्रिटिश बाय शाह आलम, के जो ट्रीटी थी इलाहाबाद में शाह आलम को जो थे 2 डिस्ट्रिक्ट्स मिले थे, कोरा और इलाहाबाद, और इसके साथ ही उसे 26 लाख मिलियन की पेंशन भी मिली थी। इस फेवर के बदले जो था शाह आलम, उसने ब्रिटिश को क्या दिया था, कौन से एरियाज जो थे दिए थे, तो यहाँ पे जितने भी एरियाज मेंशन है वो सारे शाह आलम ने ब्रिटिश को दिए थे, जिसमें है उड़ीसा, बिहार और दीवान ऑफ बंगाल। नंबर 37 पे है कि हु अनाउंस द कम्युनल अवार्ड, कि किसने जो था वो कम्युनल अवार्ड को अनाउंस किया था, तो वो था मैकडोनल्ड। नंबर 38 पे के पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि मैकडोनल्ड ये एक बंदा था, ये वो मैकडोनल्ड कोई ब्रांड नहीं है फास्ट फूड का, ये एक अलग से कोई था इस पार्टीज़ में, तो ये वो है। नंबर 38 पे के व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द स्ट्रेंथ ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, के सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट था 1857 की रिवॉल्ट में जो कौन सा था, वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। 39 पे है कि बुलंद दरवाज़ा गेट ऑफ विक्ट्री वॉज बिल्ट बाय अकबर द ग्रेट टू कॉमरेट हिज कॉन्क्विस्ट ऑफ गुजरात एट, कि बुलंद दरवाज़ा जिसे कि फ़तह का दरवाज़ा भी कहा जाता है, जो कि तामीर करवाया था अकबर ने गुजरात की जो थी फ़तह के ऊपर, तो कहाँ पे, मतलब कहाँ पे करवाया था गुजरात में, तो करवाया था फतेहपुर सिकरी पे। नंबर 40 पे है कि हु assassinated टू लॉर्ड लुइस माउंटबेटन द लास्ट विक्टोरी ऑफ यूनाइटेड इंडिया, के जो आखिरी वाइसराय था, विक्री था उसका यूनाइटेड इंडिया का, उससे जो था किसने कत्ल किया था, तो उसे किया था थॉमस मैकहोन ने। नंबर 41 पे कि आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट अज्यूम्ड कंट्रोल ऑफ इंडिया थ्रो, के जो जंग थी इंडिया इंडिपेंडेंस की, उसके बाद जो ब्रिटिश था उसने अज्यूम किया था कि वो इंडिया को कंट्रोल करेगा किसके ज़रिए, तो उसने सोचा था कि क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 के तहत रूल करेगा। नंबर 42 पे है कि लॉर्ड कर्जन क्रिएटेड प्रोविंस ऑफ NWFP इन, कि जो लॉर्ड कर्जन था उसने प्रोविंस क्रिएट की थी NWFP कब की थी, तो उसने की थी 1901 में। नंबर 43 पे कि हाउ मैनी ईयर्स औरंगज़ेब आलमगीर रूल्ड इंडिया, कि कितने साल जो औरंगज़ेब आलमगीर था उसने इंडिया पे रूल किया था, तो उसने 49 ईयर्स जो था रूल किया था इंडिया पे। नंबर 44 पे कि हाउ मैनी ईयर्स ब्रिटिश डिनेस्टी रूल्ड इंडिया, कि जो ब्रिटिश डिनेस्टी थी उसने कितने साल जो इंडिया पे है वो रूल किया था, तो उसने जो है वो 90 ईयर्स इंडिया पे रूल किया था। नंबर 45 पे है कि हाउ मैनी ईयर्स अल्तमश डिनेस्टी रूल्ड इंडिया, कि कितने साल जो था अल्तमश डिनेस्टी ने इंडिया पे रूल किया था, तो उसने 25 ईयर्स इंडिया पे रूल किया था। नंबर 46 पे कि हाउ मैनी ईयर्स सूरी डिनेस्टी रूल्ड इंडिया, की जो सूरी डिनेस्टी थी उसने इंडिया पे कितने जो साल है वो रूल किया था, तो उसने 16 ईयर्स 16 साल जो है वो इंडिया पे रूल किया था। इसके आगे है नंबर 47 के ऊपर कि हाउ मैनी ईयर्स स्लेव डिनेस्टी रूल्ड इंडिया, की जो स्लेव डिनेस्टी थी उसने इंडिया पे कितने साल रूल किया था, तो उसने 84 ईयर्स इंडिया पे रूल किया था। नंबर 48 पे कि बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन विच पार्ट द मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी, कि जो बंगाल था वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ था, ये भी एक MCQ बन सकता है, तो कौन सा जो पार्ट था जिसमें जो मुसलमान थे वो ज़्यादा मिकदार में थे, तो वो था ईस्टर्न बंगाल। नंबर 49 पे कि द मेन प्रोफेशन ऑफ द इंडस वैली प्रोग्रेस वाज, कि जो सबसे मेन प्रोफेशन था जो इंडस वैली की जो था प्रोग्रेस का, वो कौन सा था, तो वो था एग्रीकल्चर, यानी कि उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर था वो सबसे जो था अच्छा और सबसे मेन प्रोफेशन था उनकी कामयाबी में। नंबर 50 पे कि सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ मोइंजोदाड़ो, कि जो मोइंजोदाड़ो है उसका मीनिंग क्या है इनमें से दिए हुए हैं, तो वो है माउंड ऑफ डेड। नंबर 51 पे है कि द अदर सिविलाइजेशन ड्रोज एट हड़प्पा
एंड अनदर एरिया एज अर्ली एज, कि जो दूसरी सिविलाइजेशंस थी हड़प्पा में और दूसरे एरियाज में, वो मतलब कितनी कहाँ तक थी, तो थी 2500 BC तक। नंबर 52 पे है कि द सिलेक्ट द एरिया ईयर इन विच मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड सिंध, के कौन सा साल था जब मोहम्मद बिन कासिम था उसने सिंध पे अटैक किया था, तो वो था 712 का ईयर था जब मोहम्मद कासिम ने अटैक किया था सिंध पे। तो उम्मीद है कि आज हमने जितने भी एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस किए हैं वो सारे आपको क्लियर हो चुके होंगे। इन सबको मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा देखें ताकि आपको कभी भी ना भूलें। तो अपनी जो है मैंने अपनी बेस्ट दे के आपको इन सब एमसीक्यूज को डिटेल के साथ क्लियर करवाया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स में, और इस चैनल पे आप ज़रूर विज़िट करें एक दफ़ा अगर आप किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मोस्ट रिपीटेड जो एमसीक्यूज़ हैं वो हमने रिसर्च करके जो हैं वो इस चैनल पे डाले हुए हैं, जो कि आप ज़रूर देखें, जो कि आपका बहुत सारा टाइम भी सेव करेंगे और जो है आपकी अच्छी तैयारी में मदद भी करेंगे। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।